ईंट निर्माण के क्षेत्र में लगे उद्योगपतियों की समस्याओं को उठाने वाले सबसे बड़े संघ उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के चुनाव लखनऊ में संपन्न हो गए। इस चुनाव में एक बार फिर निर्विरोध रूप से अध्यक्ष और महामंत्री चुन लिए गए हैं। यूपी ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष अयोध्या के अतुल कुमार सिंह बने हैं, तो वहीं महामंत्री कानपुर के गोपी श्रीवास्तव बने हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के महामंत्री का पद कानपुर जिले के पास 14 वर्षों बाद आया है। महामंत्री बनने के बाद पहली बार कानपुर आगमन पर उनका शहर के पदाधिकारियों ने जोर शोर से स्वागत किया है। इस दौरान एबी न्यूज के संवाददाता ने महामंत्री गोपी श्रीवास्तव से विस्तार से बात की। आप भी सुनिए इस बातचीत के अंश। उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के चुनाव लखनऊ में संपन्न हो गए, जिसमें निर्विरोध रूप से कानपुर के गोपी श्रीवास्तव जी को महामंत्री का पद मिला है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं ओपी श्रीवास्तव जी हैं। ओपी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो आप चुने गए हैं, इस विषय में आपको क्या कहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति का बहुत पुराना सिपाही हूँ। 2007 से मैं कोषाध्यक्ष रहा, 2010 में चुनाव में फिर कोषाध्यक्ष बना और 2016 से हम उत्तर प्रदेश निर्माता समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अभी तक काम कर रहे थे। कल चुनाव जो हुआ उसमें हमें सदन ने सर्वसम्मत से महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी है और हमारे साथ में जो हमारे पुराने महामंत्री जी थे उनको अध्यक्ष पद पर श्री अतुल कुमार सिंह जी को सुशोभित किया गया है और कोषाध्यक्ष जो हमारे राजेश अग्रवाल जी थे उन्हें पुनः कोषाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये दायित्व हम लोग पहले से ही निभा रहे थे, पदों का केवल फ़र्क है। पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और आज महामंत्री के रूप में दायित्व मिला है। ईंट निर्माताओं की समस्याओं को लेकर के हम लोग सरकार में हमेशा जाते रहे हैं और समस्याओं का निराकरण कराते रहे हैं। वही काम हम लोग करेंगे और तब बाहर से करते थे, अब नैतिक जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है तो और मन से इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। 14 साल बाद कानपुर में महामंत्री का पद एक बार पुनः आ गया। ऐसे में कानपुर के भट्टा संचालकों की अपनी मांगें हैं, उनसे आपकी अपेक्षाएं भी होंगी, तो उनको किस तरीके से पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा आपसे हैं? ये बात आपने सही कही कि कानपुर से स्वर्गीय राजेंद्र प्रताप चंदेल जी 2007 तक उत्तर प्रदेश निर्माता समिति के महामंत्री थे, तो कानपुर को 14 साल बाद वो पद पुनः प्राप्त हुआ है। और जो कानपुर नगर के भट्टे वालों की बात आपने कही है, तो कानपुर नगर के साथ साथ पूरे प्रदेश के भट्टे वालों को संगठन की आवश्यकता पड़ती है समय समय पर, और हमारी भट्टे वालों की कुछ मांगे हैं जो उन्होंने कल हमें बताई हैं। उसके लिए हम लोग सरकार स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा है, आज ही पत्र जारी कर दिया है और जैसे ही समय मिलेगा तो अपनी मांगे वहाँ पर रखेंगे। जैसे एनसीआर जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, तो वहाँ पे एनजीटी ने भट्टे को बंद करने के आदेश दिए हैं। तो भट्टा संचालकों का कहना है कि हम कुछ महीने ईंट का निर्माण करते हैं, उससे ही दिक्कतें होती हैं। तो वो इसमें आप सरकार से क्या कहेंगे या शासन तक आप किस तरीके से बात पहुँचाएंगे? देखिए, एनसीआर में कैरिंग कैपेसिटी एक टेक्निकल पॉइंट है, शायद आप ना समझ पा रहे हो, उसको लेकर के एनजीटी ने भट्टों को देर से चलाने के लिए कहा है और उन जनपदों में कुछ भट्टों को कहा है कि इतने भट्टे इस ज़िले में चलेंगे, इस ज़िले में चलेंगे। वो व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। इसका निर्धारण कौन कर सकता है कि कौन किसको चलाया जाए, किसको चलाए? ये एक ग्रामीण कुटीर उद्योग है। ये एक बार प्रारंभ होता है तो ये सीधे 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 3 महीने बाद जैसा जिसकी व्यवस्था तब बंद होता है। तो ये न्यायप्रिय नहीं है। इसके लिए हम लोग आज पीएमओ में पत्र लिख रहे हैं कि इसको सरकार संज्ञान ले, भारत सरकार संज्ञान ले और इस पे निर्णय दे कि हमें इसके लिए क्या करना है। क्योंकि भारत सरकार के निर्देश पे अभी श्री प्रकाश जावड़ेकर जी जब मंत्री थे तो उन्होंने ये गाइडलाइन जारी करी कि सभी भट्टे एनसीआर के खास करके जिग-जैग में कन्वर्ट कर लिए जाएँ। एक एक भट्टे को जिग-जैग में कन्वर्ट करने में 30 से 50 लाख रुपये भट्टे मालिकों ने खर्च किया है और उधर खर्च किया। इसकी सराहना केंद्र के जावड़ेकर जी ने लोकसभा में भी कही कि हमने इतने भट्टों को ये ठीक कर कन्वर्ट कर दिया, जिग-जैग में पोल्यूशन भी कम हो गया है। इसके बावजूद भी सरकार एनजीटी खुद स्वतः संज्ञान लेकर के इन भट्टों को बंद करा रही है। ये अन्याय है इन भट्टे वालों के साथ में। इसकी लड़ाई के लिए हम लोग अब पीएमओ को लिखने जा रहे हैं, क्योंकि न्यायालयों में ये कार्य इतना लंबित हो जाता है कि जिससे हमारे को न्याय
नहीं मिल सकता। तो पीएमओ में आज से हम लोग पहल करने जा रहे हैं और इसकी पुरजोर मांग करेंगे, और अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हमारी एक देश लेवल की संस्था है ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल फेडरेशन, उसके झंडे तले हम लोग पहले भी जंतर मंतर पे कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करके जनता के बीच में सरकार को जगाने का काम करेंगे कि ये ग्रामीण कुटीर उद्योग है, इसमें बगैर सरकार से कोई सहायता प्राप्त किए हम ग्रामीण किसानों के बचे हुए समय से उनको रोजगार देते हैं, एक नेक काम करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे को कोई सहयोग सरकार नहीं करती है, ऊपर से हमारे व्यापार को बंद करने जा रही है। जबकि भट्टों से कोई प्रदूषण नहीं होता है। हमारे भट्टे बरसात में जाड़े में बंद रहते हैं। हम लोग 1 फरवरी 1 जनवरी के आसपास स्टार्ट करते हैं और दिसंबर में हमारे भट्टे बंद रहते हैं। और दिसंबर में भी कितना पोल्यूशन होता है दिल्ली वगैरह में, तो उसको सरकार को उस तरफ देखना चाहिए। भट्टों से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। भट्टों में सिर्फ 150-150 फुट ऊंची चिमनियाँ बन गई हैं। भट्टों में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं। भट्टों वालों के ऊपर जो एनजीटी स्वतः संज्ञान ले रही है या कुछ शरारती तत्वों द्वारा उत्पीड़न करने की नियत से एक एप्लीकेशन एनजीटी में डाल देती है, एनजीटी उस पर स्वतः संज्ञान लेती है। इस तरह के मुकदमे पे एनजीटी को भी नहीं ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस पर कोई ऐसा व्यवस्था लानी चाहिए कि ये उद्योग ग्रामीण कुटीर उद्योग है, इस पे समय समय पे व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक स्पेशल कानून सरकार को बनाना चाहिए। एक सवाल और है कि ये भट्टा संचालकों को जेसीबी से खुदाई करने के लिए सरकार ने बैन लगा रखा है, तो ये क्या प्रकरण है? आखिर क्यों सरकार जेसीबी से खुदाई नहीं करने दे रही? भारत सरकार ने 2012 में एक इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बाध्यता ईंट भट्टों के लिए की थी। उस समय हमारे प्रदेश ने, माननीय मुखिया थे उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, उनसे मिल करके एक नए कानून की मांग की थी। उस कानून में सरकार ने हस्तचालन विधि से खनन लिख दिया था, उसकी वजह से उनको रोका जाता था। परंतु अभी 27 मार्च 2020 को भारत सरकार ने इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर दिया है। जब इन्वायरमेंट क्लियरेंस ख़त्म कर दिया तो हमारी मांग है कि हमें हस्तचालन भी हटना चाहिए, जो हस्तचालन से खुदाई के लिए लिखा हुआ है। हालांकि हमारे लिए हर साल समाधान योजना निकलती है, उस समाधान योजना में ऐसी कहीं भी जिक्र नहीं है कि हस्तचालन करना है या मशीन से करना है। हम सरकार को रॉयल्टी जो है अब नहीं देते, क्योंकि सरकार ने रॉयल्टी माफ़ कर दी। जब रॉयल्टी माफ़ हो गई है तो हमारे ऊपर खनन का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। सरकार हमसे भट्टा संचालन शुल्क लेती है, जब भट्टा संचालन शुल्क ले रही है, रॉयल्टी नहीं ले रही है, रॉयल्टी ख़त्म हो चुकी है, रॉयल्टी माफ़ है, जीरो है, तो हमारे ऊपर ये प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि हाथ से खोदो या मशीन से खोदो। तो 90% जिलों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में ये समस्या पुलिस उत्पीड़न करती है। जबकि इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार जी ने आदेश किया कि पुलिस इसका स्वतः संज्ञान नहीं लेगी, लेकिन पुलिस इसके बावजूद भी नहीं मानती है। इसकी मैंने शिकायत एसीएस होम श्री अवस्थी जी से की हुई है, जिस पे वो जांच चल रही है, लंबित है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार इस पे ध्यान दे और कानून ऐसा बनावे जिससे कि जनता को कष्ट ना हो, ईंट निर्माताओं को कष्ट ना हो। ईंट एक ऐसी चीज़ है जो विकास की कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2022 तक हमें सबको मकान देना है। अगर ईंट का निर्माण नहीं होगा तो सबको मकान कैसे मिलेगा? और ये ईंट जो लाल ईंट है, ये सस्ती ईंट है, फ्लाई ऐश की ईंट महंगी ईंट है। तो मेरा ये सरकार से गुजारिश है कि इस पे ध्यान दें, और ध्यान दे करके इस पे स्पष्ट निर्देश पुनः जारी करें कि जिससे ईंट भट्टों वालों का उत्पीड़न जो पुलिस द्वारा खनन में किया जा रहा है वो ना किया जाए। क्योंकि ये गवर्नमेंट को एडवांस में विनिमय शुल्क जमा करते हैं, जिसका नाम है भट्टा संचालन शुल्क। उसके बाद इनके ऊपर ये रोक टोक का जो प्रशासनिक अमला कर रहा है, इसके लिए इस पर निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। इस बात का भी प्रत्यावेदन हम लोग उनको देने जा रहे हैं। आपने कहा कि एक कुटीर उद्योग है और ऐसा लगता है, या भट्टा संचालक स्वयं कहते हैं, ऐसा मानो कि वो कोई अपराध कर रहे हैं, वो बड़ा अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं। आप लोग सरकार को भी ईंटें देते थे, लेकिन अब फ्लाई ऐश से सरकार ने ईंटें कहने लगी कि हम फ्लाई ऐश वाली ईंटें खरीदेंगे, तो भट्टा संचालकों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या ये मांग भी आप शासन से उठाएंगे? ये मांग हमारी बहुत उचित मांग है भट्टे वालों की। लाल ईंट जो है, इसको जहाँ भी इस्तेमाल करते हैं इससे कोई बीमारी वगैरह नहीं फैलती है। फ्लाई ऐश की ईंट जहाँ पे लगती है उसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। इसकी भारत सरकार की संस्था है एक भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉम्बे,
उसने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फ्लाई ऐश से बनी हुई कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने से नुकसानदायक है, उससे दमा, कैंसर जैसी बीमारी होती है। जब भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट, उनकी संस्थान ही रिपोर्ट में कह रही है दमा, कैंसर की बीमारी होती है, तो इसको लगाने का प्रोत्साहन सरकार क्यों कर रही है? भारत सरकार का जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसको इन्होंने उसी फ्लाई ऐश ब्रिक्स से बनाया है, और आज आकर के आप मीडिया के लोग देख लीजिए तो उसकी बुनियाद में आज दीमक लग रहा है, बदबू हो रही है। आज फ्लाई ऐश की बनी ईंट की दीवार पर कील लगाओ, कहीं तो प्लास्टर कहीं गिरता है जाकर के। लाल ईंट हमारी जो है घर को ठंडा भी रखती है। लाल ईंट 70 साल 100 साल बाद कभी मकान तोड़ा जाता है तो पुनः ईंट इस्तेमाल आती है, उसका रोड़ा भी काम आता है। और फ्लाई ऐश की बनी ईंट जो है वो मट्टी के रूप में बाद में मलबा फेंकने के काम आती है। तो रेडियो एक्टिविटी मेन सबसे उसमें प्रमुख कारण है। जब भाभा रिसर्च ने कह दिया तो इसको सरकार को मानना चाहिए, इसको सरकार को अपना कानून वापस लेना चाहिए। इसका भी प्रत्यावेदन जो हम पीएमओ को लेटर देने जा रहे हैं उसमें इसका जिक्र भी करेंगे, ये मांग करेंगे फ्लाई ऐश की बाध्यता को ख़त्म किया जाए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के महामंत्री गोपी श्रीवास्तव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वह भट्टा संचालकों की हर उस मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे जिसके कारण कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं। मैं प्रशांत मिश्रा, कैमरा पर्सन कर्ण। राष्ट्रीय व प्रदेशीय स्तरीय ईंट भट्टों से संबंधित खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप इन नंबरों पर कर सकते हैं हमसे संपर्क।